नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस सेशन। एंड डियर एनटीएससी एस्पिरेंट्स, मतलब राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के परीक्षार्थियों, मतलब एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स जो हमारा एनटीएससी का जो वो है, क्या कहते हैं उसे अपन, वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, मतलब कैसे हम इस पूरी पढ़ाई को करेंगे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हमने एलिमेंट जोड़ा है, जो हमने एक वो प्रैक्टिस जोड़ी है, वो ये है कि अब हम कराते हैं डीपीक्यू, अर्थात डेली प्रैक्टिस शीट। मतलब हर हमारे सेशन के बाद एक शीट आती है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, जिसको चेक करने वाला यूं तो कोई नहीं है, पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब सवाल हमने दिया है, जब समस्या हमने दी है, तो समाधान भी हम दें। इसीलिए हम हर डीपीक्यू शीट का सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो अब तक आप 5 डीपीक्यू सॉल्व कर चुके होंगे, उनके सॉल्यूशन देख चुके होंगे, ऐसी मेरी आशा है। यदि आपने उन 5 को नहीं देखा है तो कृपया करके उनको देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, मेरे नहीं, क्योंकि मेरे तो उम्र निकल गई एनटीएससी देने की, आपकी अभी बाकी है। ठीक है, और आज का जो हमारा ये सेशन है, जो हमारा अगला आधा पौन घंटा होगा, वो हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे डीपीक्यू शीट क्रमांक 6 को सॉल्व, मतलब 5 + 1 6। तो 6वीं शीट को हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ज्यादा नहीं, 8 सवालों का सेट है, बहुत ही आसान होते हैं 8 सवाल हमारे। हम ये कोशिश करते हैं कि भैया या यदि व्यक्ति घर पे ट्राई कर रहा है तो उससे सवाल बनने चाहिए, उससे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए, शीट क्रमांक 6 के हैं ये समस्या के समाधान। यदि आपके पास शीट क्रमांक 6 उपलब्ध नहीं है तो कृपया करके शीट क्रमांक 6 हमारे पिछले सेशन से डाउनलोड कर लीजिए, उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये है उसकी सॉल्यूशन वाली सेशन, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, पहला क्वेश्चन था हमारा शीट का, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड का डिवीजन लेमा आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, x = qy + r। ठीक है, एक्चुअली 10वीं में पढ़ते हैं, बट असल में पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। कब? हम ये चीज बचपन में पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद होगा आपको ये, बस इसी जो ये जो फंडा आपने पढ़ा था आपके बचपन में, उसी को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मतलब नाम थोड़ा अलग कर दिया पर काम वही करता है कि यदि आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको एक क्वोशिएंट मिलता है, एक रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, जहां पे ऑब्वियस सी बात है x बड़ा होगा y से, अर्थात डिविडेंड बड़ा होगा डिवाइजर से, क्योंकि यदि वो छोटा हो जाएगा तो डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ q एंड r। अब आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है। यदि x है 25 एंड y इज 5, तो मतलब वो कह रहा है कि भाई 27 = q × 5 + r। मतलब 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मैं 27 के निकटतम आ जाऊं, एक चीज। ठीक है, और उसके बाद उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि मैं एग्जैक्ट 27 तक पहुंच जाऊं। ठीक है, अब अगर आप यहां सोचेंगे तो भाई 5 के टेबल में आता है 5 5 = 25। कितना? 5 5 = 25, और उसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो हम हो जाएंगे 27 के बराबर। यहां हमने क्या किया, यहां हमने वो वैल्यू पता की जो हमारे स्टेटमेंट को परफेक्टली फिट बैठ रही है। सर यूं देखें तो 5 4 होता है 20, और उसमें अगर 7 जोड़ देंगे तो फिर तब भी तो 27 मिलेगा। बिल्कुल ठीक, परंतु किंतु जब आप डिवीजन करते हैं या लेमा का उपयोग करते हैं तो उसमें एक नियम होता है कि आपको सबसे नजदीक जाना है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, अर्थात यहां पे आप 4 नहीं लिख सकते, आपको 5 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही निकटतम है। ठीक है, और उससे छोटा भी। कल को ये मत करना 5 × 6 - 3, तो वो गलत हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए आर की वैल्यू। ठीक है, इसीलिए जब हम ये लेमा पढ़ते हैं तो हम ये डिफाइन करते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा, या फिर हमारे y से छोटा होगा। मतलब जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा 5 से छोटा होगा इस केस में। ठीक है, यदि होता कुछ और, y की वैल्यू 4 होती, 3 होती, 2 होती, तो वो उनसे छोटे होते, पर रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ये नियम आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो भाई q की वैल्यू होनी चाहिए 5, r की वैल्यू होनी चाहिए 2। q की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2, ऑप्शन क्रमांक सी में है। यहां पे क्या आपका भी यही उत्तर आया था? यस सर,
आदरणीय कंप्यूटर महोदय कृपया हमारे जवाब को वेरीफाई करें। ऑप्शन सी ये सही है, तो मतलब हमने सही जवाब दिया है। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 2 है आपका कि यदि x और y की वैल्यू निम्नलिखित है, मतलब जो यहाँ दी है वो है, तो आपको निकालना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब सबसे पहले तो मैं पहला काम ये कर रहा हूं कि जो x और y है ना वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं, मैं उनको थोड़ा सा सॉल्व करके न्यूमरेटर वाली वैल्यूज बनाने का प्रयास करूंगा, शायद उससे मेरी सॉल्विंग आसान हो जाए। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 15। क्या करेंगे इसको सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस रूट 15 से, ताकि ये बन जाए क्या सर, ताकि ये बन जाए एक रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का क्वेश्चन, जहां पे हमने डिनोमिनेटर को ठीक कर दिया। चलिए, तो ऊपर आएगा 4 रूट 15, 4 प्लस रूट 15, यस सर। नीचे हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। व्हाट इज 4 का स्क्वायर सर 16। व्हाट इज रूट 15 का स्क्वायर सर 15, क्योंकि स्क्वायर और रूट हो जाएंगे कैंसिल। तो 4 प्लस रूट 15 यहां आ गया, नीचे आ गया 16 माइनस 15 अर्थात 1। तो आपका उत्तर होगा 4 प्लस रूट 15 अपॉन 1। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। इसी तरह यदि आप और हम इसी रेलगाड़ी की पटरी पे चल रहे हैं, मतलब हम लोग अगर सेम तरीके से सोच रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं भाई जो y होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? सर ये पूरी सेम टू सेम मेहनत करने के बाद y की वैल्यू आनी चाहिए 4 माइनस रूट 15। क्या आप भी वही सोच पा रहे हैं जो मैं सोच पा रहा हूं? भाई क्या होगा, 4 माइनस रूट 15 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद स्क्वायर होगा, कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा 4 माइनस रूट 15। तो मैं ये पूरी चीज हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे लिखने की जगह मिलेगी। आपकी सहूलियत के लिए हमने इस कोने में यहां पे लिख दिया है कि भाई x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। चलिए, x और y हमें एक बेहतर तरीके से तो मिल गए। अब बचा हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब पहुंचने तक का रास्ता। अब क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें x क्यूब और y क्यूब आते हैं? हाँ जी सर, एक प्रॉपर्टी है कि भाई x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है, बिल्कुल ठीक सर, वो होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर। बहुत बढ़िया। आपको क्या चाहिए सर? x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो वो जो पूरा 3xy है उसको मैं उठा के अपनी तरफ ले आऊं, इस तरफ। जी हां सर, बिल्कुल ला सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि भाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होगा, जो अकेला रह जाएगा, वो होगा x प्लस वाई के होल क्यूब के बराबर, और उसमें से घटा दिया जाएगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए, अब ये तो आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया गया है काम, क्योंकि जब आप x प्लस वाई की वैल्यू डालेंगे आपको दिखेगा कि भाई 4 प्लस रूट 15 है, उसमें जोड़ना है 4 माइनस रूट 15। तो जो दो रूट की वैल्यूज हैं वो तो सीधे सीधे हो रही हैं कैंसल, बिल्कुल ठीक। और यहां पे हो जाएगा -3, कितना सर 3 इंटू 4 प्लस रूट 15 जो है x की वैल्यू, और साथ में है 4 माइनस रूट 15 जो है y की वैल्यू, ठीक है, और साथ में होगा 4 प्लस रूट 15 और उसी में जोड़ दो 4 माइनस रूट 15, है ना? यस सर। चलिए, क्या किया आपने वहां पे x प्लस वाई को लिख दिया। अगर मैं इसको दोबारा लिखूं, बिकॉज जगह की थोड़ी कमी है यहां पे हमारे पास। चलिए, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं -3 इंटू 4 प्लस रूट 15 और साथ में है 4 माइनस रूट 15, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और अंदर है x प्लस वाई, तो 4 प्लस रूट 15 और प्लस कर देंगे 4 माइनस रूट 15। चलिए, अब तो जैसा मैं देख पा रहा हूं कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस 15 माइनस रूट 15 तो हो रहे हैं कैंसल, ठीक है। बचा क्या सर? यहां बचा 4 और 4 8, बिल्कुल ठीक। वहां पे भी अगर आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर रूट 15 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपकी वैल्यूज हो जाएंगी थोड़ी सी चेंज, और वो दिखेंगी भाई ये है 4 प्लस 4 मतलब 8 का क्यूब, है ना? यस सर। -3 इंटू ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब 4 प्लस रूट 15 और 4 माइनस रूट 15 को मल्टीप्लाई करने पे
आपको मिलेगा 4 स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, अर्थात 16 माइनस 15 मिलेगा आपको, जो कि होगा 1 के बराबर। यहां हो जाएगा 4 प्लस 4 8। ठीक है, चलिए अब ये तो केवल कैलकुलेशन करने वाली बात है। 8 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, परंतु होगा नहीं ऐसी मेरी आशा है। अगर याद है तो अच्छी बात है। 8 4 द 32, 2 यहां 3 ऊपर, 6 8 द 48 और 3 5 1 2 होना चाहिए यहां पे, माइनस 16 में से 15 गया 1, 8 और 3 हो जाएगा 24। तो 512 में से 24 घटाना है तो 12 तो यही ले जाएगा, बचा हुआ 12 और माइनस करोगे तो बचेगा 488 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑप्शन सी को हमने किया है गोला एवं टिक, मतलब ऑप्शन सी होना चाहिए सही जवाब। आइए देखते हैं कंप्यूटर महाशय। कंप्यूटर महाशय कह रहे हैं कि भाई ऑप्शन सी ही सही है, तो मतलब हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर। क्या था हमारा सबसे बड़ा हिंट? एक तो एक्स और वाई की वैल्यू को ठीक करना, ठीक है, ये रूट 15 है, रूट 5 नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है ना। और दूसरा था एक्स क्यूब और वाई क्यूब निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने किया वहां पे एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का इस्तेमाल, ठीक है। रूट 15 था वह रूट 5 नहीं था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए तीसरा सवाल है हमारा, आपको बताना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 21/45 किसका, 21/45 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहां ध्यान देना, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, डिनोमिनेटर पे। क्यों? क्योंकि वही तो डिवाइड कर रहा है, और जो डिवाइड कर रहा है उस पे काफी हद तक डिपेंड करेगा कि भाई कैसे डिवीजन होगा। चलिए पहले तो हम देखते हैं क्या इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है। जी हाँ सर, दोनों 3 के टेबल से कैंसिल होंगे, तो 3 7 जा 21, ये कितना हो जाएगा सर, 3 1 जा 3, 15 बचेगा, 3 5 जा 15, ठीक है, यस सर। अब यहां पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो है 7/15, तो अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करूं तो हो जाएगा 7 5 इंटू 3। डिनोमिनेटर में मतलब अगर आपको चाहिए टर्मिनेटिंग तो क्या वैल्यूज होनी चाहिए सर? नियम ये कहता है कि यदि डिनोमिनेटर में 2 या 5 की पावर आ रही है तब आप कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है। उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आया, कुछ भी एक्स्ट्रा आया तो मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये तो हम समझ गए कि भाई टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा फिलहाल के लिए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कैटेगरी है। कौन कौन सी? एक होती है रिपीटिंग, एक होती है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे जो डिवीजन है वो 3 से हो रहा है, और 3 का ये नेचर होता है कि जब आप उससे डिवाइड करते हो तो रिपीटिंग आता है अक्सर उत्तर, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा होगा सर? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला सवाल, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत मन में? नो सर। सर ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, उसका एक और प्रूफ बताइए। प्रभु ये p/q फॉर्म में है, मतलब ये एक्चुअल में रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर 2 ही तरीके के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर ये वाला हो जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाता है, तो हम अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट को कॉन्ट्रास्ट नहीं कर सकते ना, कि भाई आपने तो लिखा है वो रैशनल नंबर है, 21/45 है तो रैशनल नंबर ना, p/q फॉर्म में है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होना चाहिए। कंप्यूटर जी एक बार वेरीफाई कर दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी सही है। कितना? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होना चाहिए हमारा उत्तर। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 112 इज इक्वल टू क्यू प्लस 6 प्लस क्यू इंटू 6 प्लस आर, ये क्या हो रहा है सर? ये फिर से सवाल आया है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड। क्या कहता है हमारा यूक्लिड का लेमा? भाई एक सिंपल सा गणित है जिसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब यहां पे अगर आप इसको लेमा के फॉर्म में देखते हैं तो लेमा ये कहता है कि भाई यदि आपके पास 2 नंबर हैं, ठीक है, कौन कौन से? A और B। किस तरीके से? कि भाई A बड़ा है और B छोटा है, तो इनके बीच में एक यूनिक कंडीशन होगा, एक यूनिक संबंध होगा, और वो संबंध कैसा होगा कि भाई A तक पहुंचने का B के पास एक ही रास्ता होगा, जिसमें क्या होगा भाई B इंटू क्यू होगा और प्लस कुछ रिमाइंडर होगा, पक्का,
ठीक है। और यहां पे एक कंडीशन इसको यूनिक कैसे बनाती है कि भाई आपने फिक्स कर दिया है कि जो रिमाइंडर है, जो आर है, वो कभी भी शून्य से छोटा या उससे कम नहीं हो सकता, शून्य के बराबर हो सकता है और आपके बी से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट मिलाकर आपका डिवीजन का लेमा बनता है। अगर आपने आर की वैल्यू बी से ज्यादा रख दी तब क्या हो जाएगा, तब उस केस में आपने गलत तरीका इख्तियार कर लिया है, गलत तरीका यूज कर लिया है। आर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बी से छोटी होनी चाहिए। रिमाइंडर जो बच रहा है वो हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यदि वो बी से बड़ा हो जाएगा तो वहां अभी भी स्कोप है डिवीजन करने का जो आपने नहीं किया है। तो किसी चीज का स्कोप होते हुए उसको नहीं करना गलत बात हो जाती है। यदि आपको इस पे और विस्तृत लेक्चर चाहिए, सेशन चाहिए, तो हमारा ऑलरेडी है, आप जाके मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, अच्छे से हमने पढ़ाया है, आप वहां से लर्न कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पे अगर हम इन दो कंडीशंस को ध्यान में रखें तो आपको बतानी है भाई आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। यदि मैं अपने सवाल को देखूं तो यहां पे है a इक्वल्स टू क्यू और ये है इनटू बी, ठीक है, प्लस आर। तो भाई b की वैल्यू है 6, अर्थात ये जो r है वो किसके बीच में आ जाएगा सर, वो होना चाहिए शून्य या उसके बराबर और उससे बड़ा, ठीक है, या फिर 6 से छोटा। पहले ऑप्शन में 1 2 3 4, 6 से छोटी एक और वैल्यू है 5 जो यहां पे मिस हो रही है, वो भी तो हो सकती है, शून्य भी तो हो सकता है, उन दोनों को आपने मिस कर दिया। ऑप्शन बी में 0 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज हैं, तो ऑप्शन बी को आप मार्क कर सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं गोला, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है और 6 से छोटी है। बाकी तीनों ऑप्शंस में आपकी वैल्यूज इस आर की सारी वैल्यूज को जस्टिफाई नहीं कर रही है, कुछ कुछ छूट रहा है। जैसे वहां पे पहले वाले में 0 और 5 छूट गया, दूसरे वाले में 4 और 5 छूट गया, सी वाले में, डी वाले में 0 1 और 4 छूट गया। तो बिना किसी रीजन के आप क्यों छोड़ रहे हैं, इसीलिए ये सारी वैल्यू सही है, क्योंकि सारी वैल्यू डिवीजन में हो सकती है, रिमाइंडर में आ सकती है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। ऑप्शन एक बार कंप्यूटर से मैच कर लेते हैं। कंप्यूटर जी कह रहे हैं ऑप्शन बी सही है, हमने भी वही मार्क किया था। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 5 की तरफ। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, आपको बोल रहा है 0.23 है, जिसमें 2-3 पे बार है, ठीक है, फिर है तो यहाँ पे भाई 0.23 और 0.2 और यहाँ पे 3 पे बार। सर दोनों में कितना फर्क है, उतना ही जितना उदयपुर और जयपुर में है, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है। सर डिफरेंस क्यों है, क्योंकि भाई बार किसके ऊपर है उससे फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से उसे लिखेंगे। उदाहरण के तौर पे 0.23 को लिखने का तरीका कुछ यूं होगा, क्योंकि भाई बार 2 और 3 दोनों पे, 0.2 और केवल 3 पे बार है तो उसको लिखने का तरीका कुछ यूं होगा, क्योंकि केवल 3 पे बार है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। अब आपको बताना है कि जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहां चेक करो भाई, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 3 और 2 5, 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 कुछ इस तरीके से आगे कहानी बढ़ेगी। तो जो पहला 4 है वो रिपीट नहीं हो रहा है तो वो बाहर रहेगा, और बाद की दो वैल्यूज 6 और 5 हो रही है रिपीट, तो उनके ऊपर लग जाएगा बार। तो क्या होना चाहिए, 0.465 के ऊपर बार, तो 4 रह गया बार के बाहर, 6 और 5 रहेंगे बार के अंदर। कंप्यूटर जी कृपया हमारे उत्तर को चेक कर दीजिए एक बार। कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ऑप्शन बी सही है, तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए, छठवां सवाल है हमारा, यदि n एक संख्या है जिसके फैक्टर्स आपके सामने लिखे हैं, भाई 2 की पावर है, 5 की पावर है, 4 की पावर और 7 की पावर है, ठीक है, आपको बताना है कि द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज इन n, मतलब जब आप इन सारों को मल्टीप्लाई करके इस नंबर का एक्चुअल फॉर्म लेके आएंगे तो उसके अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि इन चारों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो आपको संख्या मिलेगी उसके अंत में कितने शून्य होंगे। अब यहां ध्यान देना, आपके पास संसार में बहुत सारे नंबर्स हैं,
किंतु अंतिम में शून्य आने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं सर? 10, 20, 30 ऐसे करके 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब जरा यहां ध्यान देना, ठीक है, ये जो आपके 20, 30 वगैरह हैं ये बने कैसे सर? ये जो 20, 30 वगैरह ये बने हैं 2 इंटू 10 से, 30 बना है 3 इंटू 10 से, अगर आप देख रहे हैं 200 तो वो बना है 2 इंटू 100 से, ठीक है। तो भाई पीछे जो आता है 10, 10, 100, 1000, अब इन पे जरा ध्यान दो। किस पे ध्यान देना है भाई? 10 और 100 और 1000 पे, क्योंकि इनकी वजह से ही किसी के पीछे शून्य लगता है। तो भाई 10, 100, 1000, ठीक है। अब जरा मुझे बताओगे 10 बनता कैसे सर? 10 बनता है 2 इंटू 5 से, 1000, 100 बनता है सर 10 इंटू 10 से, और जो खुद बनते हैं 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 से, ठीक है। 1000 कैसे बनता है सर? 10 इंटू 10 इंटू 10 से, हर एक में 1 2 और 1 5, तो जब 3 10 हैं तो 3 2 होंगे और 3 ही होंगे 5। मतलब कितने शून्य होंगे ये डिपेंड करता है सीधे सीधे दो वैल्यूज पे। किस पे? 2 और 5 के कॉम्बिनेशन पे। मतलब आपके नंबर में जितने 2 और 5 के कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही शून्य लगेंगे। अब यहां देखो, आपके पास है 1 2 3 और यहां पे 4 है, 5 है ना। अब 2 कितने हैं सर? 1 2 3 होगा यहां पे, क्योंकि पावर 3 हो, यहां पावर 4 है। क्या हमारे पास और कहीं से 2 आ सकता है? हां जी सर, ये जो 4 की पावर 4 है, 4 स्वयं कैसे बनता है सर? 4 स्वयं बनता है 2 के स्क्वायर से। मतलब ये जो 4 है इसके अंदर भी तो 2 छुपे हुए हैं, तो उनमें से एक 2 ले लीजिए, ठीक है। लेकिन सर बाकी के 2 का क्या? अरे भैया 10 बनता है 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से, तो अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा तो शून्य लगेगा अंत में, वरना नहीं लगेगा। किसी एक के अकेले से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहे इसमें आप कितने भी 2 लगा लीजिए, अगर उनका 5 के साथ पेयर नहीं बन रहा है तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। और जैसा कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं, 1 2 3 4 हमारे पास आ जाएंगे, 5 और 2 मतलब 4 शून्य हम आसानी से आखिरी में लगा सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा हमारे पास 5 और 2 के पेयर नहीं है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है उसमें 2 और 5 के 4 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अगर ज्यादा बनते तो ज्यादा शून्य आते। चलिए हम एक बार करेंगे कंप्यूटर जी से कंफर्म, उन्होंने भी ऑप्शन सी को माना है सही, तो हम करेंगे सी को मार्क और करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अब भाई सवाल क्रमांक 7 है, आपको वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की। किसकी भाई? 1/√11 माइनस 2√30, ठीक है। 3/√7 - 2√10, ठीक है। एंड 4/√8 + 4√3। अब जरा यहां ध्यान देना, मैं केवल पहले एक डिनोमिनेटर को देख रहा हूं, 11 - 2√30। अब मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि यहां पे एक नहीं 2 रूट है, और अगर 2 रूट है तो हमारी समस्या बढ़ जाती है कि पहले एक रूट को फैक्टराइज करो फिर दूसरे को करो, तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। परंतु किंतु यहीं पे यदि हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो शायद हमारी मेहनत भी बच जाए और हमारा उत्तर भी सही आ जाए। अब मेहनत हमें यह करनी, देखो √11 को मैं लिख रहा हूं यहां पे 6 + 5, क्या लिखा मैंने? 6 + 5, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान देना, 6 को लिख रहा हूं मैं √6 का स्क्वायर। क्या कोई समस्या? पहले पूरा देखना क्या लिखा मैंने 6 को लिखा √6 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में हो जाते हैं कैंसिल, तो आपके पास केवल मूल संख्या 6 ही बच रही है, बस खाली लिखने का तरीका चेंज किया है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा, फिर आपने लिखा √5 का स्क्वायर, और ऐसा क्यों किया ये आपको अब समझ में आएगा। इसमें लिख रहा हूं मैं -2 इंटू √6 इंटू √5। भाई रूट की वैल्यूज को गुणा करना अलाउड है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। तो आप √30 को √6 और √5 लिख सकते हैं, बिकॉज 6 पंजे हो जाएगा 30 और रूट रहेगा कायम। अब यहां पे इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये है a² + b² - 2ab, अर्थात ये पूरा हो जाएगा √6 - √5 का होल स्क्वायर। और यहां पे आप
ये स्क्वायर और रूट को कर सकते हैं कैंसिल, तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है √11 माइनस 2√30 ये क्या हो गया, ये हो गया 1/√6 माइनस √5, क्योंकि बाहर का रूट और स्क्वायर हो गए कैंसिल, तो आपका सवाल चेंज हो गया 1/√6 माइनस √5। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। यदि आपको ये कॉपी करना है तो कर लीजिए, बिकॉज मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, चलिए क्या किया आपने 11 माइनस 2√30 को सिंप्लीफाई करके अपने ऊपरी माले का इस्तेमाल करके एक अलग तरीके से बता दिया। इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा दूसरा वाला जो है भाई √7 माइनस 2√10। अब जरा सोचो, ऐसे दो नंबर्स जिन्हें ऐड करने पे आता है 7 और गुणा करने पे आता है 10, तभी तो a² माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ला पाओगे। सर ऐसे नंबर होंगे 5 और 2, तो ये हो जाएगा 5 + 2 माइनस 2√10। ठीक है, इसको आप अलग तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और -2 इंटू √5 इंटू √2, ऐसा कुछ होगा। जी हाँ सर बिल्कुल, तो √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर -2 √5 इंटू √2, ये क्या हो गया भाई a² + b² -2ab, जो कि क्या होता है, जो कि होता है सर a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर। क्या होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर। अब जरा यहां ध्यान देना, तो ये हमारा जो स्क्वायर है और रूट हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा -3/√5 माइनस √2। ठीक है, क्या ये आया समझ? यस सर। क्या सवाल अभी समाप्त होता है? नहीं सर, अभी कहां, अभी तो तीसरा वाला बाकी है। चलिए अब तीसरे वाले को देखते हैं। वहां पे 8 + 4√3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8 + 4√3। अब यहां ध्यान देना, ये थोड़ा सा आपके लिए जटिल हो सकता है यदि आप अपने मस्तिष्क को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। पहला डिफरेंसेस, यहां पे दोनों जगह पे 2-2 था, वहां पे कितना है, 4 है, तो पहले तो उसको आपको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 + 2 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 8 + 2 इंटू 2 इंटू √3, है ना। अब जरा आप इसको थोड़ा और सोचिए किस तरीके से आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर अब यहां तो किसी का मतलब 2 का स्क्वायर करने पे आएगा 4, √3 का स्क्वायर करने पे आएगा 3, तो 4 और 3 हो जाएगा 7, परंतु आपको चाहिए 8। तो थोड़ी सी यहां समस्या है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करने वाले हैं कि मैं इस 8 के साथ यहां लिख रहा हूं 2 इंटू, क्या मैं इस 2 को √4 लिख सकता हूं? क्या मैं इस 2 को √4 लिख सकता हूं? पहले मुझे ये बताओ। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप 2 को √4 तो लिख सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसको लिख रहा हूं कि भाई यहां पे है 8 + 2 इंटू √4, ये हो जाएगा 12। अब जरा सोचो, ठीक है, 12 को आप लिख सकते हैं 8 + 2 इंटू √6 इंटू √2, और √6 का स्क्वायर करने पे आएगा 6, √2 का स्क्वायर करने पे आएगा 2, और 6 और 2 को ऐड करोगे तो आएगा 8। मतलब यहां पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा घूम के जाना है, पर मंजिल पे पहुंच तो जाएंगे हम। शुरू कहां से किया था, 4√3 से किया था, परंतु किंतु 4√3 को हमें थोड़ा सा करना पड़ा चेंज, मॉडर्नाइज, बिकॉज हम अपने सवाल के हिसाब से उसको फिट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने 4√3 को चेंज करके लाया 2√12 पे, और 2√12 को फिर ब्रेक किया 6 और 2 में, क्योंकि अब मेरा सवाल यहां पे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैं √8 को यहां पे 8 को लिख रहा हूं 6 + 2, और यहां लिखूंगा +2 √6 √2, बीच में मल्टीप्लीकेशन है ऑब्वियसली। ठीक है, √6 का स्क्वायर करने पे मिलता है 6, √2 का स्क्वायर करने पे मिलता है 2, और यहां पे है ही हमारे +2 इंटू √6 इंटू √2। चलिए अब आप क्या करेंगे सर, अब हम ये करेंगे कि भाई ये हो जाएगा √√6 + √2 का होल स्क्वायर।
क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो भाई यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट हो जाएंगे कैंसिल, आपके पास बचेगा केवल √6 प्लस √2। ठीक है, तो यहां हो जाएगा -4/√6 प्लस √2। क्या ये ठीक है? यस सर, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए यहां तक हमें सॉल्व करने में। चलिए, तो हमने हमारे सारे डिनोमिनेटर को थोड़ा थोड़ा चेंज करके हमारे सवाल का एकदम क्या कहते हैं उसको मेकओवर कर दिया है, बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब हमारा सवाल हो जाएगा कि भाई 1/√6 माइनस √5 है, ठीक है, माइनस 3/√5 माइनस √2 है, ठीक है, और यहां पे है -4/√6 प्लस √2। चलिए, अब जितना गणित हमने सीखा है इसके बाद हम क्या करते हैं सर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, तो यहां मल्टीप्लाई होगा केवल √6 माइनस √5 था, आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या √6 प्लस √5 ताकि नीचे का डिनोमिनेटर हो जाए आपके लिए कैंसिल। ये भी हो जाएगा √6 प्लस √5, यहां हो जाएगा माइनस, तो 3 इंटू नीचे होगा यहां पे √5 माइनस √2, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √2। ठीक है, यस सर। और लास्ट वाले में क्या करेंगे सर, -4/√6 प्लस √2 है, तो मल्टीप्लीकेशन होगा √6 माइनस √2 से, और नीचे भी होगा √6 माइनस √2। चलिए, अब यहां पे क्या होगा सर, ऊपर तो जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही होगा, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी लगाने का पूरा हमारे पास चांस है, तो हम उसी को लगाएंगे। तो यहां हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ऊपर तो हो गया √6 प्लस √5 क्योंकि आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। यहां पे हो जाएगा -3 यहां पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा √5 प्लस √2 अपॉन, नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करने पे आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। माइनस यहां पे होगा 4 इंटू √6 माइनस √2 होल अपॉन √6 का स्क्वायर वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, यहां पे है माइनस साइन, तो ये हमने लगा दिया। अब यहां पे आप देखेंगे यहां तो आपको केवल मिलेगा √6 प्लस √5, है ना? यस सर। और नीचे मिलेगा 1, बिकॉज 6 का √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, माइनस 5 करोगे तो 1। यहां पे आपको मिलेगा -3 इंटू √5 प्लस √2 अपॉन, नीचे हो जाएगा भाई √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, तो 3 और 3 कैंसिल, तो यहां बाहर का 3 और नीचे का 3 मल्टीप्लीकेशन में था न्यूमरेटर में, इसलिए कैंसिल हो गया। अगर एडिशन में होता तो नहीं होता कैंसिल। ठीक है, यहां पे भी 4 इंटू है √6 माइनस √2, नीचे आएगा √6 का स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 6 माइनस 2 करने पे आपको मिलेगा 4, तो ये 4 और 4 कैंसिल। तो कुल मिला के पास अब आपके पास क्या बच गया सर, अब हमारे पास बच गए हैं केवल न्यूमरेटर में √6 प्लस √5। ठीक है, यहां पे माइनस साइन है तो माइनस ऑफ √5 प्लस √2, ठीक है, और साथ में माइनस ऑफ √6 कितना माइनस √2। चलिए, अब बस इसको अंतिम चरण तक लेके जाना है, एक और लाइन और हमारा सवाल सॉल्व। √6 प्लस √5, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो √5 के आगे माइनस और √2 के आगे माइनस, यहां √6 के आगे माइनस और प्लस हो जाएगा √2, बिकॉज माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब कौन किससे कैंसिल होगा बस वो हमें करना है, और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा √5 से √5 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, √6 से √6 कैंसिल, सब कुछ हो गया कैंसिल। तो फिर क्या बचेगा सर, केवल 0 बचेगा, 0 बचेगा, तो ऑप्शन डी होना चाहिए हमारा करेक्ट उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या आसान था ये सर? थोड़ा सा लंबा था परंतु टफ तो नहीं था। शुरू कहां से किया आपने? शुरू किया आपने अपने सवाल को a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर को लगाने से, फिर बाद में जो उत्तर आया उसे किया आपने रैशनलाइज, और फाइनली आपका आंसर आया डी की वैल्यू, दैट इज ऑप्शन आंसर आया 0, ऑप्शन डी। एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं, ऑप्शन डी 0 सही है। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर
और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए 8वां सवाल है हमारा कि एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट इज बिटवीन 6 एंड 7, अर्थात अगर मैं इसको लिखूं स्टेटमेंट फॉर्म में तो रूट एक्स इज बिटवीन 6 एंड 7, ठीक है। देन इट्स क्यूब रूट लाइज बिटवीन, तो भाई किसी का क्यूब रूट निकालने के लिए पहले तो नंबर ज्ञात होना चाहिए। नंबर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे सर, सबका स्क्वायर कर देते हैं। तो भाई यहां पे हो गया 6 का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो भाई 6 स्क्वायर 36, यहां पे हो जाएगा x हो जाएगा 49, ठीक है। अब अगर यहां पे आप ध्यान देंगे तो जो x की वैल्यू है वो 36 से बड़ी है और 49 से छोटी है। अब हमें क्यूब रूट के बारे में सोचना है, तो चीजों के क्यूब रूट को जरा ध्यान से देखेंगे तो भाई 1 का क्यूब क्या होता है, भाई 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। और अगर मैं इस नंबर को इनके बीच में फिट करने का प्रयास करूं तो मुझे यह साफ साफ दिख रहा है कि भाई वो 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है ना। भाई मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर वाले नंबर्स को क्यूब रूट वाले नंबर्स के बीच में फिट करने का प्रयास किया। तो भाई जो x है वो 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है। तो अब हम एक काम करेंगे, हम स्क्वायर्स को भूल जाएंगे, हम फोकस करेंगे किस पे, केवल क्यूब पे फोकस करेंगे। तो जो अब आप x को फिट कर चुके हैं किसके बीच में, भाई x है 27 से बड़ा और 64 से छोटा, क्योंकि भाई ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यू परफेक्ट क्यूब्स है। अब अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो यहां आएगा क्यूब रूट, यहां भी आएगा क्यूब रूट और यहां भी आएगा क्यूब रूट, ठीक है। भाई गणित क्या कहता है, जब भी आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं सारों में करते हैं, किसी एक में नहीं, ठीक है। 27 का क्यूब रूट 3, ये तो हो गया भाई क्यूब रूट ऑफ x जो कि हमें निकालना है, और यहां हो जाएगा 4। तो हमारे गणित के हिसाब से क्यूब रूट किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच में, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, जहां पे आपको क्या मिल रहा है, क्यूब रूट 3 और 4 के बीच में। यदि आपके पास ऑप्शन होता 3 एंड 3.5 एंड 3.5 एंड 4, तो तब आपको 3.5 का क्यूब निकाल के पता लगाना पड़ता कि क्या x उसके बीच में आ रहा है। जैसे अभी के अगर मैं सोचूं तो 3.5 का जब आप क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 करके देखो, जहां तक है मुझे पता है 40 कोई समथिंग आएगा, ठीक है। तो वो कहां लाई करेगा उस पर डिपेंड करता है। चलिए यहां के लिए हम करेंगे एक बार पहले आंसर को वेरीफाई, तो ऑप्शन सी सही है, 3 और 4 के बीच में हम करेंगे ऑप्शन सी को मार्क। स्क्रीन हो जाएगी क्लियर। तो आपने कहां शुरू किया था, स्क्वायर से शुरू किया था, उससे क्यूब पे आए, फिर क्यूब से क्यूब रूट पे आए, ठीक है। इस तरीके से आपने सवाल को अप्रोच किया। एंड इसी के साथ हमारी डीपीक्यू शीट होती है खत्म, लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के चांसेस खत्म नहीं हो जाते हैं, क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है वो फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, खाली हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको जो भी क्लास पढ़नी उसके टैब पे क्लिक कीजिए, उस क्लास के अंदर कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए, वो सब आपको मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपको क्लास 8th देखनी है तो 8th क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग बुक्स। इसके बाद फिर हर एक बुक के अंदर, हर एक क्लास के सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, उसमें कितने सेशंस हैं, वो सब हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आपको केवल इतना करना है कि इस टैब पे क्लिक करके देखना है कि कौन सा सेशन आप देखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको फर्स्ट चैप्टर देखना है तो भाई फर्स्ट चैप्टर में 4 सेशंस हैं, सेकेंड चैप्टर में 3 है, थर्ड में 2 है। इस तरीके से हमने आपके लिए बांट दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको बस करना है क्या है, टाइमिंग देखनी है और वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है, ताकि आप आसानी से अपनी पढ़ाई कर सके और आपको बिल्कुल भी नुकसान ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है यूट्यूब पे कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप केवल अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आर दिस NTSC सेशन, जहां पे हमने क्या किया,
जहां पे हमने हमारे डीपीक्यू शीट क्रमांक 6 को सॉल्व किया उसके 8 ही क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। मेरे को ऐसा उम्मीद है कि आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, कुछ डाउट होंगे तो अब क्लियर हो गए होंगे। आपको क्या करना है, एक छोटा सा होमवर्क और है, रेगुलरली पढ़ाई करते रहनी है, शीट में जो डाउट थे उनको दोबारा सॉल्व कर लेना है और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज नॉलेज जितना स्प्रेड करोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।